हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। मैं विपिन मौर्य स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज हम क्लास 12th के आवेशों के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसके पहले हमने क्लास 12th की आवेशों के बारे में और वस्तुएं आवेशित क्यों होती हैं, चालक और अचालक कैसे होते हैं, वस्तुएं चालक की तरह व्यवहार क्यों करती हैं, वस्तुएं अचालक की तरह व्यवहार क्यों करती हैं। इसके अलावा किसी वस्तु को प्रेरण द्वारा किस प्रकार से हम आवेशित कर सकते हैं, ये सभी बातें इससे पिछले वाली वीडियो में बनाई जा चुकी हैं, आपको पढ़ाया जा चुका है। अगर आप आवेशों के बारे में पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं तो पहले पुरानी वाली वीडियो देखें, तब जाके आवेशों के गुण को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल हम वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर सबसे पहला ही पॉइंट दिख रहा है कि आवेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पुरानी वाली वीडियो में आवेशों के बारे में पूरी बात बताई गई थी कि आवेश क्या होते हैं। बताया गया था कि आवेश में मौलिक गुण पाया जाता है जिसके कारण वस्तुएं दूसरे वस्तुओं के पर वैद्युत बल आरोपित करती हैं या दूसरे वस्तुओं के कारण वैद्युत बल अनुभव करती हैं। यहाँ पर जो आवेश के मुख्य जो गुण हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आवेश का संरक्षण, आवेशों में योज्यता का गुण, आवेश का क्वांटीकरण, ये जो की पॉइंट है हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। इसी के सब्जेक्ट में आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है वह आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण या प्रतिकर्षण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक वस्तुएं या दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित होती हैं तो उसको हम आकर्षण कहते हैं। और जब दो वस्तुएं या दो आवेश या दो कण एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं बल के प्रभाव के कारण तो उसको हम प्रतिकर्षण कहते हैं। अब बात यह आई कि कब आकर्षण लगता है और कब प्रतिकर्षण लगता है। तो जिस प्रकार पिछली वाली वीडियो में बताया गया था कि हमारे पास दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक धनावेश पॉजिटिव चार्ज और एक जो दूसरा टाइप होता है वह होता है ऋणावेश निगेटिव चार्ज। यदि समान प्रकार के आवेशों को एक दूसरे के पास हम लाते हैं, सेम टाइप के चार्ज होने चाहिए, जैसे एक धनावेशित चार्ज है और दूसरा धनावेशित चार्ज है, दोनों को एक दूसरे के प्रभाव में लाया जाएगा तो दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। समान प्रकार के आवेश जो होते हैं एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे। और इसी प्रकार अगर दो माइनस आवेश हैं तब भी इनके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा। इसमें भी रिपल्सन होगा और इसमें भी रिपल्सन होगा। इसके विपरीत अगर एक धनावेश है और तथा दूसरा ऋणावेश है, अगर उन दोनों आवेशों को एक दूसरे के पास हम लाएंगे तो वहां पर आकर्षण बल का अनुभव करेंगे। जैसे एक धनावेश है और दूसरा कोई ऋणावेश इसके प्रभाव में आए तो इन दोनों आवेशों के बीच में यहां पर अट्रैक्शन हो जाएगा। तो जहां तक हमें दिख रहा है कि समान प्रकार के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। तो ये हो गया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। जो दूसरा हमारा यहाँ पर टॉपिक आता है वो आता है आवेशों का संरक्षण, कि आवेशों का संरक्षण क्या होता है। इसके पहले हमने और सभी क्लास में 10th में ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा था, संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा था और सब में जो एक ही कॉन्सेप्ट आया था कि ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, संवेग को हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल इन सब को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर अप्लाई किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा कि ये आवेशों का संरक्षण क्या हो सकता है। तो जिस प्रकार वहां पर
ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, संवेग संरक्षण का नियम होता है, ठीक यहाँ पर आवेश का संरक्षण का नियम है कि हम किसी वस्तु में न तो आवेशों को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही आवेशों को नष्ट कर सकते हैं। केवल और केवल आवेशों को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। जिस वस्तु से आवेश स्थानांतरित होता है वह धनावेशित हो जाता है और जिस वस्तु में आवेश स्थानांतरित होता है वह ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार के से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। यहाँ पर न तो कोई आवेश हमने उत्पन्न किया है और न कोई आवेश नष्ट किया है। तो हम कह सकते हैं आवेश के संरक्षण में, आवेश संरक्षण में आवेश संरक्षण में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है। और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये हो गया आवेश का संरक्षण कि हम आवेशों को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। जो यहाँ पर अब मेरा तीसरा टॉपिक आता है वो आता है कि आवेशों में योज्यता। अब देखिए भाई, कोई वस्तु है तो उसमें बहुत सारे कण पाए जाते हैं और सभी कणों पर आवेश अलग अलग हो सकता है। वस्तु में कोई आवेश धनावेशित हो सकता है, कोई कण धनावेशित हो सकता है तो कोई कण ऋणावेशित हो सकता है। यदि वस्तु में इतने सारे कण हैं, कोई धनावेशित है कोई ऋणावेशित है, तो हम किस प्रकार से कहेंगे कि जो हमारी पूरी वह वस्तु है, पूरा पदार्थ है, वह धनावेशित है कि ऋणावेशित है। तो इस बात का हम पता लगा सकते हैं आवेशों में योज्यता से। आवेशों में योज्यता का प्रयोग करके हम ये बता सकते हैं कि वह पदार्थ है इतने धनावेश और इतने ऋणावेश होते हुए भी वह धनावेशित है कि ऋणावेशित है। जैसे हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास एक वस्तु है, इसमें n कण है, कई सारे कण हैं, जिसमें से हम उनके आवेशों को Q1 Q2 के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं कि जो पहला कण है उस पर आवेश Q1 है जो कि पॉजिटिव आवेश है। जो दूसरा कण है वो Q2 है, इस पर भी पॉजिटिव आवेश है। एक तीसरा कण है जो Q3 है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। एक चौथा कण है जिसका आवेश Q4 है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। एक कण Q5 है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और एक कण Qn है जो लास्ट वाला है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि यह वस्तु जो पूरी की पूरी है जिसके अंदर n कण पाए जा रहे हैं वह धनावेशित होगी कि ऋणावेशित होगी। तो आवेश का योज्यता का रूल यह कहता है कि किसी भी बॉडी में, किसी भी वस्तु में जितने आवेश हैं उनका हम बीजगणितीय योग करते हैं। बीजगणितीय योग का मतलब यह है कि हम उनके साइन के साथ जोड़ेंगे। जो पॉजिटिव है पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे, जो निगेटिव है निगेटिव साइन के साथ रखेंगे। यदि हमारा फाइनल आंसर पॉजिटिव में आता है तो वस्तु धनावेशित होगी। यदि हमारा
फाइनल आंसर निगेटिव में आता है तो वस्तु निगेटिवली चार्ज होगी, ऋणावेशित होगी। जैसे हम कहते हैं कि इसका जो संपूर्ण आवेश होगा, संपूर्ण आवेश जो Q होगा वह आएगा, Q1 पॉजिटिव है तो प्लस में रखेंगे Q1, फिर Q2 भी पॉजिटिव में है तो इसको प्लस में रखेंगे, Q3 निगेटिव है तो इसको माइनस में रखेंगे, Q4 पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव है तो इसको माइनस में रखेंगे, Q5 पॉजिटिव है तो इसको हम प्लस में रखेंगे, Qn निगेटिव है तो इसको हम माइनस में रखेंगे। इस प्रकार से ये हमने योज्यता का रूल लगा दिया है। फाइनली अगर जो Q है, Q धनात्मक वैल्यू देता है, धनात्मक मान देता है, Q की वैल्यू अगर धनात्मक आती है तो जो वस्तु होगा, वस्तु धनावेशित होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उसमें धनावेशित है, ये हम कह सकते हैं। यदि Q की वैल्यू ऋणात्मक आती है, Q की वैल्यू ऋणात्मक आती है तो हम कह देंगे कि वस्तु ऋणावेशित है, वस्तु ऋणावेशित है। तो इस प्रकार योज्यता का रूल को अप्लाई करके, योज्यता के रूल को लगाकर हम n कणों वाले किसी वस्तु में ओवरऑल ये बता सकते हैं कि वस्तु धनावेशित चार्ज है उसमें कि ऋणावेशित चार्ज है, वह धनावेशित है कि ऋणावेशित है, इसका हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद आवेशों का जो लास्ट यहाँ पर गुण आ रहा है कि आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण जो होता है वो लास्ट यहाँ पर टॉपिक होता है कि आवेश का क्वांटीकरण है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण अब होता यह है कि किस रूप में वस्तुएं आवेशित होती हैं। सबसे छोटा जो आवेशित कण होता है वह इलेक्ट्रॉन को माना जाता है, सबसे छोटा जो आवेशित कण होता है वह इलेक्ट्रॉन को माना जाता है। एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। जब किसी वस्तु में आवेश स्थानांतरण होता है तो यही इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। यदि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, इसका अर्थ है कि उस वस्तु से 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश के बराबर, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के आवेश के बराबर आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हुआ है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है तो इसके 2 गुने के बराबर आवेश स्थानांतरित होता है। जैसे हम कहें कि यहाँ पर हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, हमारे पास यहाँ पर 2 वस्तुएं हैं। अगर इस वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो इस पर जो आवेश होगा वह Q बराबर E होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा। इस पर उतना पॉजिटिव चार्ज होगा और उस पर इतना निगेटिव चार्ज होगा। अगर इस वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन और स्थानांतरित होता है तो इस पर जो आवेश हो जाएगा वह 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन का और स्थानांतरण हो जाए तो इस पर जो ओवरऑल आवेश हो जाएगा वह 3 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। इसी प्रकार अगर n इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाए तो संपूर्ण जो आवेश हो जाएगा यहाँ पर वो Ne इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाएगा। Ne इलेक्ट्रॉन के बराबर यह वस्तु धनावेशित हो जाएगी, यह वस्तु धनावेशित हो जाएगी और Ne इलेक्ट्रॉन के बराबर यह वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी, यह वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। तो जो ये हमें इक्वेशन मिला Q बराबर Ne, जो हमें इक्वेशन मिला है यहाँ पर Q बराबर Ne, इसे हम आवेश का क्वांटीकरण समीकरण कहते हैं। यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताता है। एक आवेश की जो वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम के आवेश बराबर होता है। ये समीकरण का ये तात्पर्य है कि यदि वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का या आवेश का स्थानांतरण होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणित में ही संपूर्ण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। जैसे यहाँ पर ये कह सकते हैं
कि किसी वस्तु पर 1.5 इलेक्ट्रॉन का कभी आवेश नहीं हो सकता है। किसी वस्तु पर कभी भी 2.5 इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं हो सकता है। जब भी वस्तुओं पर आवेश होगा तो या तो वह 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। तो ये बात यहाँ से निकल के आती है। जो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात होती है कि सन 1964 में एक वैज्ञानिक ने इसके ऊपर शोध किया और शोध में यह बताया कि लगभग सभी वस्तुएं क्वांटाइजेशन के इस रूल का पालन करती हैं, अर्थात Q बराबर Ne का जो रूल होता है इसका पालन करती हैं। लेकिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्वांटाइजेशन के इस रूल का पालन नहीं करता है। आपके दिमाग में आ गया कि कौन सी ऐसी वस्तु होती है भैया? पूरी दुनिया की सारी वस्तुएं एक रूल पे चल रही हैं, वो उसका अकेले चल रहा है। तो जी हाँ, बता रहे हैं कि गैलमान वैज्ञानिक थे, नाम याद करिए वैज्ञानिक का नाम था गैलमान नामक वैज्ञानिक थे। गैलमान नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1964 में एक प्रयोग में बताया कि क्वार्क नामक एक ऐसा कण होता है, क्वार्क नामक एक ऐसा कण होता है जिस पर आवेश ±e/3 का होता है या ±2e/3 का होता है। अर्थात क्वार्क जो टुकड़ा होता है यह क्वांटाइजेशन के रूल का पालन नहीं करता है। इसके अलावा जितने अन्य सभी टुकड़े होते हैं, कण होते हैं, पदार्थ होते हैं, सब क्वांटाइजेशन का ये आवेश के क्वांटीकरण का जो समीकरण होता है उसका पूरी तरीके से पालन करते हैं। तो कुल मिला के ये आज की क्लास हुई कि आवेशों में क्या क्या गुण पाए जाते हैं और उन गुणों का कहाँ कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आवेशों के सारे गुण के बारे में आपको अच्छे से बताया। अगर आपको फिर भी इस क्लास में कुछ ऐसे टॉपिक हैं, बातें हैं जो अभी नहीं समझ में आ रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप खुलकर कमेंट करिए और हम उसका आंसर देकर आपको संतुष्ट करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो जो हमारा होगा वह कूलॉम के नियम के ऊपर होगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लिए। कूलॉम के नियम पर ही आगे पूरा चैप्टर बेस होने वाला है। तो अगली वीडियो ना मिस करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।